हेलो डियर साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पारस फिर एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं बाल विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न हैं। और इसमें सारे क्वेश्चनों को व्याख्या सहित पढ़ेंगे, जिससे कि आपके जो और भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और यह इसकी 19वीं क्लास है। इससे पहले इसकी 18 क्लास हो चुकी हैं। यदि आपने नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो बाल मनोविज्ञान में क्या होता है? गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जो हमें ऑप्शन डी में दिया है यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं के बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। क्लियर? चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो कोहल वर्ग के अनुसार जो नैतिकता है वो पूर्व पारंपरिक अवस्था में बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन ए पे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख अवस्थाएं बताई हुई हैं। पहली है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरी है परंपरागत स्तर और तीसरी है उत्तर रूढ़िगत स्तर। ठीक है, ध्यान रखिए तीनों को, और इनकी संख्या भी ध्यान रखिए। 3 अवस्थाएं बताई हुई हैं। और आपको बता दें जो पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें क्या है? बालक में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, युंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया तथा बताया कि व्यक्तित्व मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। किसने बताया था? युंग ने बताया था कि जो व्यक्तित्व है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर क्या था? युंग। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। खालिस्तान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता का तथा वातावरण का गुणनफल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मनोलैंगिक विकास में सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। तो मनोलैंगिक विकास में जो सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल है वो है 6 से यौवन तक। जो हमें ऑप्शन बी में दिया है यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ध्यान रखिए, सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। और इस विकास के सिद्धांत के अनुसार सुप्त अवस्था का वर्ष अंतराल 6 वर्ष से किशोर अवस्था या यौवन तक रहता है। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया था। तो विकास का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया था एरिकसन ने। जो हमें ऑप्शन ए में दिया है यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है डियर साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। इसकी व्याख्या में लिखा हुआ है विकास के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन एरिकसन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे माता और पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। जो बच्चे होते हैं वो माता और पिता दोनों से ही नैतिक नियमों को सीखते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत का नाम क्या है? मनोसामाजिक सिद्धांत। प्रतिपादन किसने किया था? एरिकसन ने। चलिए अगला क्वेश्चन है इसके बाद में। औसत बुद्धि वाले
बालकों की बुद्धि लब्धि, जिसे अपन IQ कहते हैं शॉर्टकट में, खालिस्तान के बीच होगी। तो औसत बुद्धि वाले जो बालक रहेंगे इनकी बुद्धि लब्धि होगी कितनी, 90 से 109 के बीच में। जो ऑप्शन सी में दिया है यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए बुद्धि लब्धि से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखिए। यहाँ पर हम आपको टेबल बता रहे हैं पूरी, देख लीजिए आप। साइमन बिने परीक्षण का प्रयोग करके मनोवैज्ञानिक टर्मन ने वर्ष 1916 में बुद्धि लब्धि के वितरण की तालिका तैयार की। यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक है तो बालक प्रतिभाशाली होगा, और यदि किसी बालक की बुद्धि लब्धि 121 से 130 के बीच है तो प्रखर बुद्धि वाला होगा। 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 110 सामान्य बुद्धि, और 81 से 90 मंद बुद्धि, 70 से 80 के बीच अल्प बुद्धि, और 71 से कम जड़ बुद्धि। ठीक है, ये ध्यान रखिए। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपको याद रहे। तो यहाँ पर क्या कहा गया था, औसत बुद्धि मतलब सामान्य बुद्धि। तो ये अपना किस में आएगा, ऑप्शन सी 90 से 109, ये अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। जो अभिप्रेरणा होती है इसका वर्गीकरण कैसा होता है, तो अभिप्रेरणा को दो भागों में बांटा गया है, पहला जन्मजात और दूसरा अर्जित। जो हमें ऑप्शन सी में दिया है यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। अब्राहम मैस्लो के द्वारा, किसके द्वारा, अब्राहम मैस्लो के द्वारा अभिप्रेरणा को परिभाषित किया गया। इनके द्वारा अभिप्रेरणा का जन्म आवश्यकता से होता है। ठीक है, अभिप्रेरणा का जन्म कहाँ से होता है, आवश्यकता से, बिल्कुल सही बात है। मैस्लो ने अभिप्रेरणा को मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है जन्मजात अभिप्रेरणा जैसे नींद, भूख आदि, तथा द्वितीय है अर्जित अभिप्रेरणा जैसे चिंता, उपलब्धि, पुरस्कार एवं दंड आदि। इस प्रकार मनोवैज्ञानिकों द्वारा अभिप्रेरणा का वर्गीकरण प्रायः जन्मजात एवं अर्जित अभिप्रेरणा के आधार पर किया गया है। ठीक है, समझ गए आप। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, पहली जन्मजात और दूसरी अर्जित। और ये किसने किया वर्गीकरण, अब्राहम मैस्लो। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य या फिर ये सभी। तो देखिए सीखने के स्थानांतरण का अर्थ है कि सीखने का प्रभाव किसी नए कार्य के निष्पादन पर पड़ना। समझ गए आप। सीखने के स्थानांतरण का अर्थ होता है कि सीखने का प्रभाव किसी नए कार्य के निष्पादन पर पड़ना। मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रभाव को तीन कारकों में बांटा है। पहला है सकारात्मक प्रभाव, दूसरा है नकारात्मक प्रभाव और तीसरा है शून्य प्रभाव। तो यहाँ पर हमें तीनों ही दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। कौन सा मत है, तो वो है गेस्टाल्टवाद। ठीक है, गेस्टाल्टवाद क्या है, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत की प्रतिपादकता जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा की गई, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह सीख लेता है। इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया था। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर है ए बिंगहास। ठीक है, व्याख्या में लिखा हुआ है ए बिंगहास मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्दों का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में करने को कहा है, क्योंकि उनके अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों को प्रयोग करना आसान हो जाता है। ये उनका मत है। चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीखने के नियम दिए हैं। तो सीखने के नियम किसने दिए, वो दिए हैं थॉर्नडाइक महोदय ने। हमें जो ऑप्शन सी में दिया है यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या में लिखा हुआ है सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। यह यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था, जिससे उन्हीं के कार्य के आधार पर
आधुनिक शिक्षण मनोविज्ञान की नींव जुड़ी। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए हैं जो निम्नलिखित हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए? 3 नियम। नाम ध्यान रखिए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद में हम सीखना है, तो सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए सभी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अधिगम या सीखना सतत रूप से चलने वाली वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती है। सीखने की गति में वातावरण के अनुरूप परिवर्तन होता है। अधिगम प्रक्रिया में 2 तत्व निहित हैं, पहला है परिपक्वता और दूसरा है पूर्व अनुभवों से प्राप्त परिणाम। क्लियर? चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, व्याख्या देख लेते हैं। शारीरिक वृद्धि एवं विकास को अभिवृद्धि कहते हैं क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एवं एक निश्चित सीमा तक चलती है और शारीरिक विकास भी एक निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया था? तो यह कथन दिया था किसने? रास ने। जो हम ऑप्शन डी में दिया यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर साथियों, इस क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको क्लास जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है डियर साथियों, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें अधिक से अधिक। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, जिससे कि आपको आने वाले समय में मेरे और भी नए नए वीडियो मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।